हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं यूपीएसआई एग्जाम के लिए। सारा का सारा एज ए सिलेबस लेके आया हूं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से ये पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शायद ही आपने कहीं और क्लास में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू प्रोसेस लॉ क्या है, सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत क्या होता है, या फिर रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सारा का सारा मैं टॉपिक लेके आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छद्म विधान सिद्धांत का क्या अर्थ है। छद्म विधान सिद्धांत की बात हो रही है, विधायिका से संबंधित है। मैं आपको ये हिंट दे देता हूं, ऑप्शन से कराने की कोशिश करता हूं। पहले पढ़ते हैं, संसद किसी भी कानून में बिना सीमा संशोधन कर सकती है। देखो, अपने यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज में एक सीमा लगा रखी हुई है, हर चीज में एक लिमिट है। आप कुछ भी संशोधन करना चाह रहे हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने संविधान का है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, विधायिका अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकती जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, कि भैया विधायिका ऐसा भी कोई काम इनडायरेक्ट नहीं कर सकती है जो डायरेक्ट भी नहीं कर सकती है। और इसका यही सही आंसर है। छद्म विधान का जो सिद्धांत है, सिंपल सी बात है, जैसे कोई एक कानून है जो इसके, मान लो कि इसके लिमिट से बाहर का है, डायरेक्ट तो बना नहीं सकती, पर वो इनडायरेक्ट रूप से भी उस कानून को नहीं बना सकती है। यही है छद्म विधान का सिद्धांत। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये बी, ठीक है। क्लियर है चीज अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रहण सिद्धांत का आधार कौन सा अनुच्छेद है। देखो, बात हो रही है ग्रहण सिद्धांत की। ग्रहण सिद्धांत आपके मन में आ रहा होगा, सर ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये चीज होती क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। ग्रहण सिद्धांत का मतलब ये होता है, जैसे कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स थे, कुछ ऐसे भी कानून बनाए गए थे जब संविधान अपने यहाँ लागू नहीं किया गया था, और वो ऐसे कानून थे जो असंगत थे अपने भारतीय संविधान के। तो वो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से समाप्त या शून्य नहीं होते हैं। सपोज करो, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई एक कानून है, ठीक है, एक कानून है, और कोई एक कानून है, ठीक है, एक लॉ बन गया है। उस लॉ में 10 सेक्शन दे रखे हुए हैं, 10 सेक्शन दे रखे हुए हैं। और उस 10 सेक्शन में 2 सेक्शन ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार का हनन या उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में होगा क्या, कि जो सेक्शन है उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, और जो आपके बचे 8 सेक्शन, इसको अपना लिया जाएगा। इसी को कहते हैं कि भैया संविधान ने क्या किया, इसको पुनर्जीवित कर दिया। यही होता है ग्रहण का सिद्धांत, जो आर्टिकल 13 के 2 में रखा गया है। आर्टिकल 13 का 2 और आर्टिकल 13 का 1, दो चीज है, ध्यान रखना। 13 के 2 में ग्रहण का सिद्धांत है, मतलब संविधान बनने से पहले जो कानून बनाए गए थे उसकी बात करता है। लेकिन जब बात आए संविधान बनने के बाद, वो आर्टिकल 13 का 1 बात करता है कि भैया जब संविधान लागू हो चुका है, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन करे, कम करे या उसको शून्य करने की घोषित करे। मतलब शुरू में ही उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रहण का सिद्धांत क्या था, भैया कानून तो बन चुका है, संविधान लेट आपके यहाँ अप्लाई किया गया, कुछ तो कानून ऐसे भी होंगे ना जो 1950 से पहले बनाए गए होंगे, ये उसकी बात करता है। 1950 के पहले के जो कानून थे, अगर उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो कानून के असंगत में है, तो जो चीजें असंगत है उसमें ग्रहण लग जाएगा, बाकी जितने कानून है वो फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। यही मीनिंग है इसका, और कुछ भी नहीं है। तो इसका रियल आंसर आपको समझ में आया। आर्टिकल जो आपका 13 है, 13 का 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल संरचना का भाग नहीं है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मूल संरचना का सिद्धांत। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मूल संरचना का सिद्धांत कहां से निकल के आया। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अब ये जिम्मेदारी आपकी है, कमेंट में करके आप मुझे बताओगे ये सिद्धांत कहां से प्रतिपादित हुआ, कहां से आया है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का भाग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे। पहले न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा आपको अच्छे से पता है कि मूल संरचना का ये भाग है।
न्यायिक समीक्षा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अपने का जो संघी जो सिस्टम जो बना हुआ, जो कैरेक्टर, जो चरित्र है अपने भारत का, ये भी हमारे यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पावर ऑफ सेपरेशन भी अपने यहाँ कहा क्या है, मूल संरचना का एक हिस्सा, एक भाग है, इसमें भी चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो संसदीय जो विशेषाधिकार है, संसद की जो विशेषाधिकार है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो ये बात आपको आई समझ में। तो हमारा जो ऑप्शन डी है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ठीक है, क्लियर ये चीज अच्छे से। ये तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें यह कह रहा है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब मीनिंग पहले समझो, मीनिंग क्या है, अगर क्वेश्चन समझ आएगा तभी कर पाओगे। देखो अपने यहां जो है पावर ऑफ सेपरेशन का मीनिंग है कि राज्य सूची के विषय पे राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पे केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, और एक आता है केंद्र सूची का विषय जिसमें केवल केंद्र कानून बनाता है। ये तो रही बात जो लिखे गए हैं 7वीं अनुसूची में कि इसमें इतने विषय हैं, इसमें ये विषय है, ये विषय केंद्र का है, ये विषय राज्य का है। पर सपोज करो कि कभी कभी तो ऐसा भी तो होता होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लिखा ही नहीं गया है, नहीं पता है, केंद्र का भी नहीं पता है, राज्य का भी नहीं पता है, और उनको देखने में न्यू फील हो रहा है कि भाई ये तो कहीं इसका जिक्र ही नहीं किया गया है, तो उस पे कौन कानून बनाएगा। उसको कहते हैं पहले तो अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसका उल्लेख ना लिखा गया हो, और उसपे पावर किसको दी जाती है, केंद्र को दी जाती है, संसद को दी जाती है कि इस पे कानून आप बनाओगे। क्लियर ये बात, तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा संसद वाला, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां वाला। तो ये क्लियर है अच्छे से। अगर ये चीज क्लियर है तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो चीज मैंने बताई, देखो कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल भी पूछ सकता है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसके पास है, और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है। आर्टिकल 248 में बात कही गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने एक दिन आपको कराया था कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान कहां कहां से स्रोत में क्या क्या लिया गया है, तो ये क्वेश्चन वही का है, मैंने आपको करा रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये बताने की नीड है, फिर भी यहां पे बता देता हूं। जो आपके यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ना, ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि भैया कोई भी जो कानून बना है उसका फिर से बनाने के प्रोसेस को फिर से जांच की जाएगी कि किस तरीके से बनाया गया था, क्या वो सही तरीका था या गलत तरीका था, कहीं ऐसा तो नहीं कानून में असंगत थी, उसमें कुछ चीजें गलत थी जो लागू हो गई, तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये लिया कहां से गया है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस देश से अपने यहां लिया गया है, अपने खुद के देश का तो नहीं है, तो लिया गया है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है, खूब अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि। ध्यान से समझना, ये बात ये कह रहा है कि आर्टिकल 352 यूज हो गया, अब आपके मन में यह रहा होगा कि भैया आर्टिकल 352 है क्या। तो देखो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, इनको कहते हैं अपने यहां भारत में इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या बोलते हैं, इमरजेंसी जब शासन लगता है, ठीक है, तो इमरजेंसी का मतलब सबसे पहले टाइप की बात हो रही है राष्ट्रपति शासन की, सॉरी ये बात हो रही है आपके राष्ट्रीय आपातकाल की। अब राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। अब ये कहा गया है कि भैया अब मान लो राष्ट्रपति ने 352 के तहत उसने लगा दिया, आर्टिकल के तहत उन्होंने लगा दिया कि अपने यहां अब राष्ट्रीय आपातकाल है, तो क्या जो आपातकाल जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है केवल उसी पर निर्भर करेगा कि भैया उसने बोल दिया अब लग गया, उसमें कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, ना किसी के सामने पेश किया जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या उसने जो बोल दिया वही पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट है, उसमें चेंज नहीं किया जाएगा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये कहा कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, न्याय पुनरावलोकन के अधीन है, इसको किया जा सकता है। और तीसरा बात ये कही कि भैया इसमें जांच नहीं किया जा सकता है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस चीज को लेकर के। और चौथा ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि भैया नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो रियलिटी ये है आर्टिकल जो 352 है भाई उसकी भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, अच्छे से ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू उसको किया जा सकता है। तुम्हारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से समझो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत आसान होंगे
और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रखा हूं, इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है। देखो आपको बात ये अच्छे से पता है, संसद हो चाहे राज्य का जो विधानमंडल हो, उन दोनों में जो वहां के मेंबर होते हैं उनके लिए कोई विशेषाधिकार होता है, उसकी रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है भारतीय संविधान में। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। आर्टिकल 105 और 194 ही ऐसा है जो इनकी रक्षा करता है। आर्टिकल 105 संसद के लिए है, ठीक है, आर्टिकल जो 105 है ये संसद के लिए है, और राज्य विधानमंडल वाला 194 है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे अच्छे से। तो यहां तक क्लियर है अच्छे से। अगर ये चीज क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति पर कौन सी सीमा लागू होती है। आपको अच्छे से बात पता है कि राष्ट्रपति की एक पावर है जिसको बोलते हैं अध्यादेश शक्ति, आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है। पहले तो आप ये जानो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 123 बोलते हैं। यह है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जिससे ये कोई भी कानून बना सकता है। अब ये कानून तो बना सकता है कोई भी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी सीमाएं भी तो होंगी, लिमिटेशन भी तो होंगी, उस लिमिटेशन की बात हो रही है। ऐसा कौन सी चीज है जो इस पे लिमिट करता है। पहला तो ये बोला गया कि भैया ये जो है ना संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। क्या सही बात है, अध्यादेश से संविधान संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता अध्यादेश से, ये बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। तुम्हारा ये ए वाला तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं। भैया जो भी ये मान लो अध्यादेश इसने कर दिया, जारी कर दिया, कुछ महीने तक लागू किए गए, सारी चीजें हुई, क्या उनका जो ये विषय है इसको फिर से न्यायिक पुनर्वलोकन में डाला जा सकता है? तो मैंने क्या बोला, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत ना आता हो, तो ये भी डाला जाएगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है भाई। ये चीज, ये हमारा जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये बात अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद क्या बात है कि भैया जो भी ये कानून बना रहा है ना, इसको पार्लियामेंट से सिफारिश तो लेनी पड़ेगी, अप्रूवल तो चाहिए चाहिए। अगर पार्लियामेंट अगर देगा तभी कानून बनेगा, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये भी ऑप्शन दे रखा है, और ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, ये कोई भी अध्यादेश जारी कर ले, अगर उसके कुछ टाइम के बाद सेशन में आती है पार्लियामेंट, तो भैया उससे अप्रूव तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेती है तो स्वतः समाप्त। तो हमारे एक दो तीन तीनों ऑप्शन सही हो गए। अगर हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए हैं तो हमारा जो आंसर जो हमारा होने वाला है वो आंसर होने वाला है डी, ठीक है। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जो आप तैयारी कर रहे हो, जो मैंने ये चीज बताई देखो सेम वही चीज है, ठीक है। तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को किस कारण से महाभियोग किया जा सकता है। देखो पहले तो जानो महाभियोग क्या होता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है, और महाभियोग के बारे में मैंने 50 बार आपको बताया है, तो आज मैं सिर्फ आपको आर्टिकल बताऊंगा। ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत ये महाभियोग आपका आता है, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। अब राष्ट्रपति के ऊपर ये लगाया क्यों जाता है, उसको हटाने के लिए किस कारण से लगाया जाता है, वही आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में क्या देखा है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिस यूज ऑफ पावर, इनफिशियंसी या लॉस ऑफ मेजोरिटी। देखो सबसे जो मैक्सिमम जो उत्तर होता है ना, जब भी कोई चार ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में ऐसा फील होता है कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो उसमें सबसे संभावित जो प्रश्न होते हैं जिनकी सही होने का चांस सबसे अधिक होता है, आपको लगता है ये सबसे करीब है, तो इसमें सबसे बड़ी अवहेलना कौन सी हो सकती है? क्या मिस यूज ऑफ पावर है? लेकिन पावर से बड़ा भी अपने यहाँ एक होता है संविधान शब्द। अगर आपने संविधान का वायलेशन कर दिया, संविधान का मिसयूज कर दिया, तो उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। तो वही इसका आंसर होना कि संविधान का अगर ये मिसयूज करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो उसी के आधार पे केवल राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। दैट्स क्लियर। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से, देख लो अच्छे से। क्लियर है तो आगे चलता हूं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रखा हूं, फिर से करा रहा हूं, ध्यान से समझो क्या कर रहा है। रूल ऑफ लॉ बात हो रही है, कानून का शासन।
कानून का शासन को मूल संरचना घोषित करने वाला कौन सा मामला था? मतलब ऐसा था 1973 से पहले तक जो कानून का शासन था, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं था संविधान का। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस कब आया? 1973 में आया। उसके बाद जो रूल ऑफ लॉ था, इसको बेसिक फीचर अंडर कर दिया गया, क्या? संविधान के, कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट्स क्लियर। तुम्हारा जो सही आंसर होने वाला है, ये होने वाला है बी। और ये मामला कब आया था? 1973 में। ठीक है, आगे चलो। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझो। किस मामले में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची में रखे गए जो कानून है, उनके न्यायिक पुनर्लेखन के अधीन होगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये कहना यह चाह रहा है कि भैया कौन सा एक ऐसा मामला आया जिसमें यह कहा गया 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में जो कानून रखे गए हैं, जो भी इसमें बनाए जा रहे हैं, भैया उनकी भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकती है। मतलब ये समझो 1973 से पहले अगर कोई कानून बनता था, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था, तो भैया उसका न्यायिक पुनरावलोकन ही नहीं होता था। तो उससे क्या संबंधित था? पहले तो 9वीं अनुसूची के बारे में जानो। जब पहली अपने यहां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसी के तहत 9वीं अनुसूची आई थी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात यह थी, इसमें भूमि सुधार कानून रखे गए थे। जब भी न्यायिक समीक्षा से बचाना होता था, इसमें डाल दिया जाता था। ये 1973 तक इसका गंदा खेल चला। लेकिन 1973 के बाद एक केस आया, आईआर कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें यह कहा गया भैया कि अब कोई भी 9वीं अनुसूची में कानून रखा जाएगा तो इसको भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा। तुम्हारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। कहानी समझ आई? क्या कहानी थी? दैट्स क्लियर। आगे चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये मामला 2007 में आया था। 2007 में मामला आया, और सोचो 1973 के बाद जो कानून रखे गए थे उसकी बात हो रही है। मतलब क्या ही है, इतने साल बाद अकल आई। सोच रहे हो आप? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सहकारिता आयोग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, आपको अच्छे से पता ही, हमेशा अपना जो रिकमेंडेशन देगा केंद्र और राज्य के बारे में देगा। ये आया कब था? 1983 में आया था। अब ये देखो कि सहकारिता जो आयोग था, इसने क्या अनुशंसा की थी, उसके बारे में बात हो रही है। वही ऑप्शन से आपको बताना है। मैंने एक हिंट दे दिया है आपको कि ये हमेशा राज्य और केंद्र के रिश्ते के बारे में बताएगा, और हमेशा ये केंद्र का फेवर ना लेके राज्य का फेवर लेगा कि भैया ऐसा, उसकी भी स्वायत्तता दे दो, केंद्र के अंदर ही अधीन रहेगा, कोई इशू नहीं है, पर उसको भी थोड़ा पावर दे दो। अब ऑप्शन ढूंढते हैं, क्या ऐसी कोई बात कही गई है? पहला, राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाए। देखो राज्यपाल की जितनी बातें थी वो पुंछी आयोग करेगा, सहकारी आयोग नहीं करेगा अभी इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। दूसरा क्या करे? संविधान की रूपरेखा के भीतर राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने आपको बोला कि भैया यो हमेशा ना ये केंद्र के फेवर में ना होकर राज्य के फेवर में रहने की बात करेंगे। ठीक है, कि इनके बीच दोनों शक्तियों का आपस में बंटवारा तो हो, पर ज्यादा से ज्यादा भैया फ्रीडम देनी चाहिए राज्य को, इनका यही रिकमेंडेशन है। ठीक है, तुम्हारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये हमेशा सहकारी संघवाद की बात करते थे। मतलब सहकारी संघवाद, सहकारी का मतलब होता है मेल जोल, कि मिला जुला के काम करना। तो ये चाहते थे भैया जो अपने यहाँ संघवाद हो, ये आपस में एक दूसरे से मिलजुल के काम करे, ना कि आपस में टकरार से या लड़ाई झगड़े से। हमेशा ये फील ना कराए कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं तो तुम्हें दबा के रखूंगा। मतलब केंद्र और राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। ये चीज क्लियर? तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, किस आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल गैर राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा एक ऐसा आयोग है जिसने ये कहा जो राज्यपाल, देखो बात आई है राज्यपाल की, मैंने बोला राज्यपाल की बात आए तो पुंछी आयोग, आंख बंद करके उस पर टिक कर देना। पुंछी आयोग ही ऐसा रिकमेंड कर सकता है। तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भैया आया कब? ये 2007 में आया। ठीक है, ये क्लियर है खूब अच्छे से ये चीज? अगर खूब अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ता हूं। अब आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। प्यारा किस लिए मैं समझा रहा हूं।
इसमें समझना थोड़ा सा, कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन लगने की शर्तें निर्धारित की। मतलब ऐसे समझो कि राष्ट्रपति पहले भी राष्ट्रपति शासन लगा देता था, अपने हाथ में ले लेता था, राज्य सरकार की वहां के जो भी शासन था अपने हाथ में ले लिया, राज्यपाल वहां पे गवर्न करता था। ये चीजें कब तक थी? 1993 तक थी। 1994 में एक मामला आया, एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस में ही बहुत सारी चीजें लिमिट की गई। उसके बाद पे जब भी संविधान में ये आर्टिकल 356 का यूज होगा तो कुछ शर्तें दी जाएंगी, अगर ये शर्तें फुलफिल हो रही हैं तभी लगाया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा ये मामला जो निकल के आया एसआर बोम्मई केस में आया, और एमआर जो एसआर बोम्मई केस है ये 1994 में आया था। ठीक है, इसमें कहा क्या गया, जो भी कहा गया इसके बारे में आपको अलग से क्लास लेके आऊंगा। वैसे इमरजेंसी क्लास तो लेके आ रखी हुई है, लेकिन किसी समिति के बारे में नहीं लेके आया हूं। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो समिति के बारे में ही होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट समिति है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया? क्या बात हो रही है? दल बदल कानून के बारे में। दल बदल जो पहले आप चीज ये ध्यान रखो, जब संविधान लागू किया गया था उस समय केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 हैं, मतलब 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है कि कौन से ये जो दल बदल कानून है, दल बदल विरोधी कानून, ये किसमें है? तो ये भाग जो है ये भाग 10 में है। 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया, जब पहली नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 12वीं अनुसूची 74th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ये चीज क्लियर है? मैं आपको सबके बारे में लिख देता हूं। ये क्या है? ये है 74th अमेंडमेंट से हुआ। पहले से संविधान में है तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। जो 9वीं अनुसूची है ये फर्स्ट, और जो ये है 52 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दल बदल वाला, दल बदल का 10वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये आपसे कह रहा है विभाज्यता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। इसका मीनिंग समझो, आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। जैसे कोई कानून है उसके अंदर 10 सेक्शन दे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से दो ऐसे सेक्शन हैं जो मौलिक अधिकार को कम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? आठों को तो टिक मार लिया जाएगा कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हारा जो कानून है सही लग रहा है मुझे। पर दो ऐसे होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती दे रहे होंगे, मूल अधिकार को कम कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? उन दोनों को शून्य या घोषित कर दिया जाएगा कि भैया ये लागू नहीं किया जा सकता है। और यही हमारा है विभाज्यता का सिद्धांत। विभाज्यता का जो सिद्धांत है वो लागू होता है फंडामेंटल राइट्स पे। तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर? खूब अच्छे से क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन तो किया गया है, बात सही है, लेकिन कौन से संविधान संशोधन से किया गया है? ये बात क्लियर रखना ध्यान से। प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और कौन से नंबर से हुआ था? 42। ये तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और इसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे। 3 वर्ड क्या क्या थे ये भी जानो। एक था समाजवादी, ठीक है, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तीसरा नंबर का था अखंडता। ठीक है, ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? अगले क्वेश्चन पे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक सक्रियता मुख्यतः किस पर आधारित है? अपने यहाँ जो न्यायिक सक्रियता है किसके माध्यम से ये मतलब लागू किया जाता है ज्यादातर मुख्यतः? तो ये पीआईएल के माध्यम से, जिसको जनहित याचिका बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ठीक है, पीआईएल के माध्यम से किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और ऐसे क्वेश्चन शायद ही देखने को आपको मिलेगा, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों का लेक्चर देखा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन शायद ही आप कहीं देखोगे। फिर से पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जो सामंजस्यपूर्ण जो व्याख्या का सिद्धांत है वो किसके समाधान हेतु उपयोग किया जाता है? अपने यहाँ होता क्या है
कि बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे ग्रहण का सिद्धांत दे रखा हुआ है, उसी तरीके से सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत ये किस पे लागू होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। शायद आपने कहीं सुना होगा, फिर भी ऑप्शन से करते हैं, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। वर्ड से मत घबराया करो, ध्यान से समझो। ऑप्शन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये कह रहा है कि भैया जब कभी भी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस समय ये यूज किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहे हैं कि भैया कोई ऐसा कानून बन गया है जो सेंटर और स्टेट दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा ये जुडिक्शन एरिया था, ये कह रहे हैं हमारा एरिया था, ठीक है, इस पर। तीसरी बात हो रही है कोई दो फंडामेंटल राइट से आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, एक ही राइट आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तीसरी बात है। तो हमारे तीनों का तीनों सही है। आई बात समझ में? कि हमेशा क्या करते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको वर्ड से क्लियर हो रहा हो गया। तो हमारे ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करे, भारत में कोलेजियम कोलेजियम प्रणाली विकसित कब हुई? ठीक है, ये जजेस से संबंधित था, तो इसका आंसर भी बहुत आसान है कि भैया इसका जो जुडिशियल डिसीजन थे, 3 जजेस केस, उससे निकल के आया था। और अब आपके मन में आ रहा है ये कब कब हुआ था, तो इसके बारे में देख लो। ये हुआ था 81 में, 93 में और 1998 में, ठीक है। ये क्लियर ये चीज अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज को लेकर के? और अगर डाउट नहीं है तो आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, जितना समझो उतना कम है। क्या कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद पर संविधान की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित किया गया? मतलब यहां पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सा एक मामला निकल के बाहर आया जहां पे ये कहा गया कि अपने यहां संसद भैया लो है, किससे? संविधान से, संविधान ही सबसे ऊपर है, संविधान के नीचे संसद है। कौन सा मामला निकल के आया? तो ये जो मामला था ये था मिल्नोवा मिल्स मनाम भारत संघ, 1980 में मामला आया था, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी तत्व मनरेगा 2005 के माध्यम से लागू किया गया? ये कह रहा है भैया ऐसा कौन सा है मनरेगा, जो मनरेगा था ये डीपीएसपी का एक पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना। डीपीएसपी के थ्रू ही मनरेगा को लागू किया गया, पर ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको बताऊं, जो काम करने का जो अधिकार है, ये आर्टिकल आता है कार्य करने का अधिकार 41 में, और 41 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। काम करने का अधिकार में, राइट टू वर्क में, मनरेगा जो गांधी जी का एक विजन है, ठीक है। क्लियर ये चीज अच्छे से? कोई डाउट? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा जो ग्रुप का है, साथ में मेरा टेलीग्राम की पर्सनल आईडी भी होगी, वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है भले ही राज्यसभा की स्वीकृति ना हो? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि राज्यसभा जब स्वीकृति देता है तभी कानून बनता है राज्य सूची के विषय पे। आपसे यहां पे ये पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा एक मामला आएगा कि भैया संसद डायरेक्ट कानून बना सकती है बिना राज्यसभा की हस्तक्षेप की, चाहे वो स्वीकृति दे या ना दे। तो ऐसा मामला आता है जब अपने यहां राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के थ्रू, पर आर्टिकल 350 में यह कहा गया है कि जब 352 एक्टिवेट होता है, आर्टिकल 250 में यह कहा गया है जब 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल अपने भारत में लागू होता है, उस समय राज्य सूची के विषय पे संसद कोई भी कानून बना सकती है, और इस पे कोई भी राज्यसभा का हस्तक्षेप नहीं होता है कि उसकी स्वीकृति हो या ना हो। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला, आई एम सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल आता है 352 के अंतर्गत। ये चीज क्लियर है? खूब अच्छे से क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बिना देरी किए, फटाफट। जो मैंने आपको बताया यही बात है। अगला क्या है, आजकल आप ये चीज बहुत सुनते होंगे कि हमारी प्राइवेसी, हमारी पर्सनल लाइफ, तुम्हें क्या, हमें तो अधिकार है।
मतलब जो गोपनीयता का अधिकार है ये आया कहां से कि हमें प्राइवेसी चाहिए, हमारा रूम है, हम कुछ भी करें तुम्हें क्या, आपको दखल देने का कोई राइट्स नहीं है। ये ऐसी बातें हम करते हैं ना। लेकिन ये मामला 2017 से पहले नहीं था। 2017 के बाद ऐसा आया कि भैया हमें गोपनीयता का अधिकार मिल गया। अब यही कह रहा है कि ऐसा ऐतिहासिक कदम किस केस से बाहर निकल के आया, तो ये बात हो रही है केएस पुट्टास्वामी केस। 2017 में ये आया था, वहीं से हमें राइट टू प्राइवेसी मिली। मतलब आर्टिकल 21 में ये चीज ऐड की गई, इसके पहले राइट टू प्राइवेसी नहीं था। आई बात समझ में? जो आधार कार्ड जो लिंक हो रही है उसमें नंबर वगैरह का बहुत सारी चीजें है ना कि हमारी प्राइवेसी नहीं रहती है। तो ये प्राइवेसी वर्ड कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, ये कब किस केस से बाहर निकल के है? पुट्टुस्वामी केस से। तो ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आपको अच्छे से पता है, इसमें गांधी जी का विजन देखने को मिलता है, नो डाउट। पर ऐसे इसमें कुछ ऐसे भी आर्टिकल है जो गांधी जी का विजन को नहीं दर्शाता है, उसमें कुछ अलग चीजें कही गई हैं। तो वही आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है। ग्राम पंचायतों का संगठन की बात हो तो गांधी जी का विजन इसमें देखने को मिलता है। वो तो चाहते ही थे भैया जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई हो वो ग्राम पंचायत से होकर के जाए, गांव में बसे। पहला चीज तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुटीर उद्योग भी बढ़ावा देना चाह रहे थे। गौहत्या पर प्रतिबंध भी उनका एक सपना था कि भैया गौहत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने सुना होगा, मतलब कोई भी पर्सनल जो लॉ होते हैं हर एक धर्म के अलग अलग, उनका जो ट्रीटमेंट है अब एक समान देना चाहिए। यूसीसी का मतलब है कि एक कानून होना चाहिए पर्सनल लॉ के लिए भी, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे हलाला का मामला हो, चाहे सारे के सारे केस इससे जो संबंधित आते हैं सब में एक कानून होना चाहिए। यही बात करता है यूसीसी का। ठीक है, तो हमारा ये जो यूसीसी है ये गांधीवाद सिद्धांत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान जो देने की उम्र थी 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई। मतलब ऐसे समझो, अभी जो 18 साल का जो एज है हर कोई इसमें वोट दे देता है, पर ये पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग 21 साल के होते थे तभी वोट दे सकते थे। फिर क्या होता, एक संविधान संशोधन हुआ 1988 में। कब हुआ? 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ जो 61 नंबर का संविधान संशोधन था। उसके बाद जो मतदान देने की जो उम्र थी 21 साल, उसको घटा करके 18 साल कर दी गई। दैट्स क्लियर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये 89 वाला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आप लोग का हमेशा डाउट रहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है। हम पढ़ तो लेते हैं कि भैया नाम चेंज करने का अधिकार जो है संसद के पास है, या फिर 2 या 3 क्षेत्रों को मिला करके हम एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, किसी की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, बड़े राज्य को काट करके अलग अलग करके भूभाग को 2 राज्य में उसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन बात ये होती है आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या है। तो वही एक क्वेश्चन है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र को विभाजित करके नया राज्य बनाने की शक्ति देता है। मतलब जो अपने भारत में पहले से राज्य विद्यमान है उनको काट करके एक नया राज्य बना दिया जाए, या ऐसे समझो 2-3 राज्यों को मिला करके एक नया बड़ा राज्य बना दिया जाए। ये जो राइट है आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र जो पहले से भारत में नहीं है जिनको ऐड किया गया, वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, सिक्किम आर्टिकल 2 के अंतर्गत अपने यहां मिलाया गया, आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारत का हिस्सा नहीं था। भारत का जो हिस्सा है उसको काट पाट नाम चेंज कुछ भी करना हो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा, और जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको मिलाने की अगर कोशिश किया जाएगा वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको यह समझ आया होगा आर्टिकल 2 में और 3 में क्या अंतर है। अब इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा। दैट्स क्लियर। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा को किस वाक्यांश से बदला गया। मतलब ऐसा समझो, आर्टिकल 21 की बात हो रही है। आर्टिकल 21 में एक वर्ड था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हम सुनते आ रहे थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, ड्यू प्रोसेस टू लॉ है। तो यही कहा जा रहा है कि कब बदला गया, किस सेंटेंस से बदला गया। तो मैंने आपको आंसर भी दे दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका बी वाला जो है यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा अब किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों को मीनिंग में आपको समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है। सपोज करो कोई एक क्लासरूम है, अब क्लासरूम में चोरी करने की सजा मौत है। ठीक है, अगर होगा आपसे ये पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके तहत अगर किसी को सजा होना देना होगा, जिसने जिसने चोरी किया उसको तुरंत भैया फांसी दे दी जाएगी। ये होता है, क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन जब बात होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
मतलब विधि कैसे बनाई गई ये देखते हुए उसने चोरी की, कोई बच्चा तो नहीं है, 18 साल से कम एज का तो नहीं है, 16 साल से कम एज का तो नहीं है, ये चीज क्लियर है। तो ऐसे ऐसे चीजें होती है, दोनों में ये अंतर है। तो यही कह रहा है कि पहले क्या होता था, किसी ने कोई ये सजा क्राइम किया, उसकी सजा ये भैया तुरंत दे दो, उसको मात्रा को नहीं देखा जाता था। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया, जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, कोई बच्चा क्राइम करेगा उसके लिए अलग सजा होगी, कोई अगर क्या बोलते हैं बालिग करेगा उसके लिए अलग सजा होगी। दैट्स क्लियर। तुम्हारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया सेम वही है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगेगा, थोड़ा ट्रिकी है। और ट्रिकी इसलिए है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है मंत्रिमंडल जो शब्द है संविधान में कहां पे आपको देखने को मिलेगा, किस आर्टिकल में। और यही से मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर क्या है और दोनों किस किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। मंत्रिमंडल का होता है जिसमें प्रधानमंत्री हो और जिसमें जो मंत्री हो ना कैबिनेट स्तर के हो। मंत्री कैबिनेट स्तर के, राज्य मंत्री वगैरह उसमें नहीं होते, वो होता है मंत्रिमंडल। और ये आर्टिकल 352 में यूज किया गया है। आपके मन में आ रहा होगा सर ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्रिमंडल जो वर्ड है आर्टिकल 352 में कहा गया है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद की बात आएगी, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा, ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको, ये कहा गया है आर्टिकल 74 में। तो हमारा अगर मंत्रिपरिषद की बात आएगी, ये इसमें मंत्रिपरिषद, अरे यार राइटिंग खराब हो गई है। ये देखिए आप समझ जाइए, मंत्री परिषद। ठीक है, ये चीज खूब अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यों से संबंधित अगर कोई भी विवाद आता है केंद्र और राज्य के बीच में, उसका निपटारा कौन करता है। क्या वित्त आयोग करता है, नीति आयोग करता है, अंतरराज्य परिषद करता है, या फिर संसद करती है। तो आपको अच्छे से पता है आर्टिकल 280 यहां पे वर्क करेगा। वित्त आयोग ही उनके बीच क्या करती है, मध्यस्थ बन करके उनका आपस में समाधान निकालती है। दैट्स क्लियर। तो ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आती है। मेन काम इसका है करों का बंटवारा करना। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा बताने की नीड है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। अवधारणा का फिर से बात हो रही, पिट एंड सब्सटेंस का जो सिद्धांत है ये किस पे लागू किया जाता है। पिट्स एंड सब्सटेंस की बात हो रही है, ये चीज समझ में आई। अब आपसे पूछा रहा है ये सिद्धांत का उपयोग किनके बीच टकराव सुलझाने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है, सपोज करो कि केंद्र सूची राज्य सूची के विषय पे, केंद्र सूची के विषय पे कानून राज्य ने बना दिया, या भैया राज्य सूची का विषय था उस पे कानून बना दिया केंद्र ने बना दिया। तो ऐसे में उनको एरिया बताने के लिए भैया तुम्हारा क्षेत्र ये है, तुम्हारा क्षेत्र ये है, यही चीज ये पिट एंड सब्सटेंस का सिद्धांत लागू किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ये चीज क्लियर है खूब अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर से पढ़ लो। यह सिद्धांत करता है कि किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं है। जो बात मैंने कही सेम यही कही। आज बात समझ में। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन यही था और ये मैंने पूरे करा दिए। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी से संबंधित। एज इट इज तो नहीं मिलेगा, आपसे सिद्धांत पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है। और आपके क्वेश्चन के लेवल से समझ में आ रहा होगा कि बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, जो अच्छे से पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चन कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में शेयर कर देना। और इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाना, वहां से मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, फिर से मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।